शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लिंकिंग लॉज प्लेटफॉर्म, जहां पे आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि जिसे आप पार्ट 2 के फॉर्म में जानते हो उसको हम डील करने वाले हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक दैट इज बेलमेंट एंड प्लेज। उपनिधान और गिरवी जो है आपके भारतीय संविदा अधिनियम में जो दे रखा है उसको हम डील करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेकिन ये सेशन शुरू करने से पहले काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि मैम हमें कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट 1 है सिर्फ वही करना है या पार्ट 2 भी करना है। तो इसके लिए सिंपल सा जवाब है कि यदि आपका सिलेबस आपको सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख के मेंशन कर रहा है तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, 238 तक पढ़ना है। एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज, गारंटी, इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट के सारे प्रोविजंस। लेकिन अगर आपका सिलेबस कहीं पर भी एक्सप्रेसली आपके टॉपिक्स को मेंशन कर रहा है या पार्ट 1 पार्ट 2 दे रहा है तब तो फिर आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। अदरवाइज अपनी तरफ से कुछ भी इंप्लाइड नहीं मानना है, ठीक है। और फिर भी ज्यादा कंफ्यूजन रहे तो आप पास्ट ईयर्स के पेपर्स उठा के देख सकते हैं। हालांकि हम 100 सेक्शंस ज्यादा पढ़ लेंगे, 100-150, तो उसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक। और ये सेशन शुरू करने से पहले आज जो हम 12 बजे ऐप के अंदर एक स्पेशल क्लास लेने वाले हैं वो है लिव इन रिलेशनशिप का आखिर हमारे इंडिया में स्टेटस क्या है। इसका कहीं ना कहीं स्टेटस हम सबको पता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ऐसे और पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग में जरूर आए होंगे, उसको भी हमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को मेंटेनेंस का अधिकार होता है कि नहीं होता है, साथ ही साथ लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे कोई चाइल्ड का लीगल स्टेटस क्या रहेगा, वेदर दैट चाइल्ड बी अ लेजिटिमेट चाइल्ड और इलेजिटिमेट चाइल्ड, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर्स का क्या राइट है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, और क्या कोई भी मैरिड वुमेन या मैरिड मैन जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए एंटाइटल्ड है या नहीं है, ठीक। ओके, आज अब विवेक जी जो ये क्लास यहां लग रही है ये तो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है, लेकिन आज अब 12 बजे हम लोग ऐप के अंदर, आज 12 बजे ऐप के अंदर हम लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े सारे लीगल मुद्दे जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट फॉर दिस क्लास। इसका जो आपको लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिला हुआ है, वहां लगा हुआ है, या फिर आपको इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास। हम शिवानी सोलंकी, मैं आपके साथ इधर माइनर लॉ से डील करने वाली हूँ। यदि आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं तो शिवानी 10 कोड यूज कर लीजिएगा, आपको 10% की छूट मिल जाएगी। अब जब हम बेलमेंट और प्लेज डिस्कस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये ध्यान रखना है कि बेलमेंट और प्लेज लगते सेम है लेकिन काफी डिफरेंस है। इनके सिर्फ महत्वपूर्ण प्रोविजंस ही हमको पढ़ने, खास डिटेल में जाना नहीं है। ये सेशन को हम कंप्लीट करने के बाद, सारे प्रोविजन समझने के बाद हम लोग यहाँ पे इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग हीराराम जी, अनीता जी, अभिमन्यु जी, जहीदा, तबस्सुम जी, नेहा जी। तो यहाँ पे एक चीज हमको और ध्यान रखनी है कि जो प्लेज है वो आपका मॉर्टगेज से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि प्लेज हमेशा एक मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है और मॉर्टगेज जिसे आप बंधक कहते हो वो हमेशा एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, ठीक। तो प्लेज के प्रोविजंस आपको, बेलमेंट के प्रोविजंस आपको कहां से कहां तक दे रखे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप बेलमेंट एंड प्लेज को देखोगे तो ये आपको दे रखे हैं 142 से लेके 181 तक। बिल्कुल ठीक जा रहे हो, ओके। बेलमेंट में आपको 142 से लेके 171 तक प्रोविजंस दे रखा है जिसको आप उपनिधान कहते हैं, और प्लेज गिरवी के प्रोविजंस आपको 172 से लेके 181 तक दे रखे हैं। अब बेलमेंट का एक एक प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे जहां पे हम बेली और बेलर के राइट्स एंड लायबिलिटीज भी डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग दिव्या जी, शिवम जी, ठीक है। तो पहले तो हम समझेंगे कि आखिर आपका बेलमेंट जो है वो होता क्या है, आखिर आपका बेलमेंट होता क्या है, ठीक। तो आपका सेक्शन 142 ही ये आपको बताता है कि बेलमेंट क्या होगा, आपका बेलर कौन होगा और आपका बेली कौन होगा। सेक्शन 148 का एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको हम अब भी यहीं पे डिस्कस करेंगे। बेलमेंट मतलब आपका उपनिधान, उपनिधान, बेलर मतलब उपनिधाता और बेली मतलब उपनिहिती, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि बेलमेंट का मतलब यह होता है दैट वन पर्सन, कोई एक व्यक्ति है वो गुड्स की डिलीवरी करता है। क्या करता है? गुड्स की डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी करता है टू अदर पर्सन
किसी दूसरे व्यक्ति को माल की डिलीवरी करता है, पर फॉर व्हाट, एक पर्पस के लिए, फॉर अ पर्पस, फॉर अ पर्पस, और वो पर्पस क्या होगा अभी हम देखेंगे, फॉर अ पर्पस, और जरूरी है कि ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स आने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा मैंने 142, ओ सो सॉरी, इट इज 148, सो सॉरी, इट इज सॉरी, इट इज 148, ओके, नॉट 142, इट इज 148, ठीक है। चलिए, तो आपके 148 से लेके 181 तक आपको बेलमेंट और प्लेज के प्रोविजंस दे रखे हैं, ठीक, बिल्कुल कृष्णा जी, इट इज 148, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे 148 आपको कह रहा है कि आपको क्या है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अब पर्पस क्या हो सकता है, यहाँ पे पर्पस आपके काफी सारे हो सकते हैं। आपको अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हो तो एक पर्टिकुलर पर्पस एकम्प्लिश होने के बाद आपका ये राइट बनता है कि आप उस पर्सन से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो, ये होता है आपका बेलमेंट। तो जैसे ही ये पर्पस आपका एकम्प्लिश हो गया, क्या हो गया, एकम्प्लिश हो गया, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, आपको वापस रिटर्न की जाए या फिर डिस्पोज की जाए। सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है कि आप अगर अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए देते हो, प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए देते हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप गए शॉपकीपर के पास, अपने कपड़े उसको दिए और बोला कि भैया आयरन करने के बाद इसको मुझे दे दीजिएगा। तो यहाँ पे आपने अपने गुड्स का क्या किया है, बेलमेंट किया है। वो पर्सन का राइट नहीं बनता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन जैसे ही पर्पस फुलफिल होगा, जैसे ही आपके कपड़े आयरन होगा, वो आपको जो है कपड़े वापस देगा, ठीक। तो ये आपका बेलमेंट होता है। अब 149 यहाँ पे आपको क्या बताता है, इफेक्ट बताता है। 149 बोल रहा है कि आप किस तरह से वापस बेलर को प्रॉपर्टी का डिलीवरी करोगे। तो उन्होंने सिंपली ये बोला है, आप कुछ ऐसा काम कीजिए, ऐसी चीज कीजिए जिसकी वजह से ऐसा इफेक्ट हो कि बेलर को प्रॉपर्टी या गुड्स में कहूं, यहां प्रॉपर्टी वर्ड यूज करना सही नहीं है, गुड्स, ठीक, गुड्स क्या हो जाएंगे, वापस डिलीवर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन 149, ठीक। अब 150 आपको कहता है कि यदि कोई भी उस गुड के अंदर डिफेक्ट है तो ये बेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो बेली को बताए कि ऐसा डिफेक्ट इस मटेरियल में है। अब बेलर यहां कौन होता है, जिसने चीज को बेल किया है, जिसने चीज को आगे बेलमेंट के लिए, उपनिधान के लिए रख दिया है। और बेली क्या होता है, जिसको आपने गुड्स डिलीवर किए हैं, ठीक है। कल का टॉपिक थोड़ी देर में बताते हैं जतन जी, ओके, ठीक। अब 150 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 150 में यहां पे आपके बेलर की एक ड्यूटी बता रखी है। 150 बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट इन द गुड्स। यदि माल में किसी भी तरह का डिफेक्ट है तो फिर यहां पे बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बेली को ये बताए कि गुड्स के अंदर डिफेक्ट है। लेकिन यहां पे दो चीजें इन्होंने मेंशन की है। पहली चीज इन्होंने ये बताई है कि यदि गुड्स आर नॉट फॉर हायर, यदि गुड्स आप भाड़े पे नहीं दे रहे हो तो, एंड इफ गुड्स आर फॉर हायर, गुड्स आर फॉर हायर मतलब यहां पे आप भाड़े के लिए दे रहे हो। देखो बेलमेंट दो चीजों के लिए हो सकता है, एक होता है कंसिडरेशन के साथ, एक होता है विदाउट कंसिडरेशन के साथ। अब ये इसका एग्जांपल क्या हुआ, व्हेन गुड्स आर नॉट फॉर हायर। मेरे पास एक बाइक है, मेरी फ्रेंड आई और उसने मुझे बोला कि शिवानी मैं जो है अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूं, मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए। तो मैंने अपनी बाइक उनको दे दी। अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरी फ्रेंड की, तो जिसको मैंने दी है अपनी बाइक वो हो गई बेली और मैं यहाँ पे हो गई बेलर। तो जिसको मैंने यहाँ पे बाइक दी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जैसे ही वो अपनी मीटिंग से फिनिश हो मुझे मेरी बाइक लाके वापस दे। तो ये क्या हो गया, ये आपका ग्रैटिट्यूड बेलमेंट हो गया। क्या हो गया, ग्रैटिट्यूड बेलमेंट। ग्रैटिट्यूड मतलब बिना किसी कंसिडरेशन के, और नॉन ग्रैटिट्यूड मतलब जहां पे आप कंसिडरेशन के साथ कुछ एक्ट करते हो, ठीक। तो यहां पे अगर हायर के लिए नहीं है, अगर मैंने अपनी फ्रेंड को सिंपल सी बाइक दे दी कि अच्छा ठीक है आप लेके जाओ, लेकिन अगर यहां पे मैंने अपनी फ्रेंड को दिया तो यहां पे कोई हायर के लिए नहीं है, भाड़े पे नहीं दिया, सिर्फ गुड फेथ में दे दिया कि ठीक है आप जो है मीटिंग करके आ जाओ। और यदि मैं डिफेक्ट से अवेयर हूं, इफ आई एम
अवेयर अबाउट द डिफेक्ट और फिर आगे बेली को कोई भी नुकसान पहुंचता है, आई विल बी लायबल, आई विल बी लायबल, और मुझे यहाँ पे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा बेली को। अगर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया ही नहीं है कि बाइक्स के जो हैं ब्रेक खराब हैं, और मुझे पता था कि बाइक के ब्रेक खराब है, और आगे जाके इफ शी मीट्स एन एक्सीडेंट, तो फिर यहाँ पे मेरी लायबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर मुझे यहाँ पता ही नहीं था कि बाइक के जो ब्रेक्स हैं वो खराब हैं, और अगर मुझे पता ही नहीं और मैंने उसको बताया भी नहीं, तो फिर यहाँ पे मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे हायर के लिए नहीं दिया है, भाड़े पर नहीं दिया है। लेकिन अगर मैंने भाड़े पे दिया है, मान लीजिए मेरा एक एजेंसी है जहां पे मैं लोगों को किराए के ऊपर बाइक देती हूँ 1 दिन 2 दिन। काफी सारे ऐसे मेट्रो सिटीज में आप देखते हैं कि जो बाइक स्कूटीज वगैरह होती है वो आपको रेंट पे मिलती है 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। आप अपना आईडी प्रूफ दे के जाओ और आपको गाड़ी मिलती है। तो यदि मैं कोई ऐसा कार्य करती हूँ और किसी कंज्यूमर को, किसी कस्टमर को मैं वो बाइक रेंट पे देती हूं 1 दिन के लिए, और फिर भले मुझे पता हो या ना हो कि उस बाइक के ब्रेक्स फेल हैं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे पता है या नहीं पता है, और आगे जाके अगर उस पर्सन का ब्रेक फेल होने की वजह से एक्सीडेंट होता है, आई विल बी लायबल। सो यहां पे अवेयर और नॉट अवेयर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने उसको नहीं बताया है तो आई विल बी हेल्ड लायबल। यहां लायबल कौन होगा? बेलर लायबल होगा। यहां पर भी आपका बेलर लायबल होगा। एंड लायबल फॉर व्हाट? फॉर डैमेजेस। आपको वहां पे डैमेजेस पे करना पड़ेगा। ठीक, तो ये होता है आपका सेक्शन 150, जहां पे ये बता रखा है कि यदि बेलर को पता है कि गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट है, उसकी ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो उपनिहिति को, बेली को इस डिफेक्ट के बारे में अवगत करवाए। अब हम कुछ इनके राइट्स और लायबिलिटीज डिस्कस करेंगे, और राइट्स और लायबिलिटीज हमको शॉर्ट में ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहां पे आपके इस साइड के हैं सारे बेलर के राइट्स और लायबिलिटीज, और यहां पे बेली के राइट्स और लायबिलिटीज। बेलर के राइट में उन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि यदि बेलर जो है आपका गुड्स के बारे में, जो गुड्स की जो कंडीशन है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया, कंडीशन के अलावा कोई एक्ट किया गया, तो बेलर के पास ये राइट है कि वो उस बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? टर्मिनेट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ठीक, आगे एंटाइटल टू इंक्रीज और प्रॉफिट 163 कहता है कि यदि आपके बेलर को किसी भी तरह का प्रॉफिट यदि हुआ है, तो फिर ये बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस प्रॉफिट को बेली के साथ शेयर करेगा। ठीक है, आगे लायबिलिटीज। तो यहाँ पे आपके बेलर को ये राइट बनेगा कि यदि किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर कोई प्रॉफिट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो बेली से मांग सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ बेलर की एक गाय थी, यहाँ पे बेलर की एक गाय थी और वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा था, तो उसने बेली को जाके वो गाय दे दी और बोला कि आप इसका कुछ दिन के लिए देखभाल कीजिए, लेकिन कंसिडरेशन के साथ था, जो भी दूध रहेगा वो आप रख लीजिएगा। लेकिन 2-4 महीने जब तक बेली लौटा नहीं, तब तक एक गाय का जो है बछड़ा भी हो गया। तो वहां पे जो बेली है उसको गाय और बछड़ा दोनों वापस बेलर को देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट आया है, कुछ इंक्रीमेंट हुआ है टू द गुड्स दैट वर बेल्ड। अब यहाँ पे लायबिलिटी क्या रहेगी बेलर की? तो 150 के अंदर उन्होंने बोला है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि बेलर की ये लायबिलिटी है, ये ड्यूटी है बेलर की कि यदि गुड्स के अंदर किसी भी तरह का डिफॉल्ट है तो उसको बेली को बताना पड़ेगा। और 164 के अंदर लायबल फॉर द लॉस टू द बेली। यदि बेलर ने ऐसा कोई भी एक्ट किया है, या फिर अब मान लीजिए 150 के अंदर उसको डिस्क्लोज नहीं किया है डिफेक्ट के बारे में, डिफॉल्ट कर दिया उसने बताने में, तो वो लायबल रहेगा बेली को ये बताने के लिए, सॉरी, बेली को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, उसको डैमेजेस देना पड़ेगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग अंतिमा जी, ऋतु जी। अब बेली के राइट्स क्या हैं? बेली का राइट ये है, नॉट लायबल फॉर द लॉस इफ कंप्लाइड विद सेक्शन 151। 151 आपका बेली के ऊपर एक ड्यूटी डालता है कि उसको रीजनेबल केयर रखना पड़ेगा उन गुड्स का जो कि बेलर उसको देके गया है। अब मैंने जो है बाइक आपको बेलमेंट के ऊपर दी है कि अच्छा ठीक है अब यूज करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये ध्यान रखें कि आप बाइक का तोड़फोड़ ना करें। लेकिन अगर आप लोग तोड़फोड़ करके लाए हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे डैमेजेस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर रीजनेबल
केयर एंड कॉशन लिया है, उसके बाद भी किसी तरह का अनअवॉइडेबल नुकसान हो जाता है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, क्योंकि आपने पूरी सावधानी बरती थी 150 के अंदर, 151 के अंदर। ठीक है, ओके रोहन जी। फिर 158 आपको क्या कहता है, रीपेमेंट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। अगर बेली को आपने कोई गुड्स दिए हैं बेलमेंट के अंडर और बेली ने उस चीज को, उस गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, तो उसका राइट बनता है कि वो बेलर से उन एक्सपेंसेस के लिए मांग कर सके। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, बेलर बाहर जा रहा था, उसने बेली को जाके अपनी गाय दे दी और बोला कि आप इसका ध्यान रखिएगा। अब तो भाई 2-3 महीने के लिए आपने गाय रखी है, अब गाय बिना चारा पानी के तो रहेगी नहीं, है ना, ऐसे तो गाय भूखी मर जाएगी। तो फिर यहाँ पे अगर आपका बेली उस गाय को चारा पानी कुछ भी देता है, तो उन सब का खर्चा पानी वो किससे ले सकता है, बेलर से ले सकता है। किससे ले सकता है, बेलर से ले सकता है, क्योंकि उसने नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं यहाँ पे। ठीक, ओके। 166 में कहता है नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स इफ बेली हैज नो टाइटल। बेलर हैज नो टाइटल। बेलर ने बेली को कुछ गुड्स दिया और जैसे ही पर्पस एकम्प्लिश हुआ, बेली ने वो गुड्स बेलर को वापस दे दिया, लेकिन बेली को उस वक्त ये नहीं पता था कि बेलर के पास राइट टाइटल नहीं है, वो तो चोरी का माल था। लेकिन अब उसने बेलर को गुड्स वापस दे दिए हैं, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि उसको इस चीज का आइडिया नहीं था। तो ही विल नॉट बी लायबल वंस ही हैज रिटर्न द प्रॉपर्टी टू द बेलर। ठीक, अब पर्टिकुलर लीन के बारे में हम सेक्शन 170 और 171 जो आपका जनरल लीन से डील करता है, उसको हम इस सेशन के बाद अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब लायबिलिटी में हमने देख लिया है कि बेली को क्या करना है, रीजनेबल केयर लेना है। ठीक, 154 आपको कहता है मेक कॉम्पनसेशन फॉर अनऑथराइज्ड यूज। यदि बेली ने गुड्स जो बेलर ने बेल किए हैं उसका अनऑथराइज्ड यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बाइक दी, किराए पे दी, भाड़े पे दी, ठीक है, आपको बोला ठीक है आप जोधपुर से जो है जयपुर तक बाइक जो है लेके जाएं, 4 दिन के लिए दी है, उससे ज्यादा आप लेके नहीं जाएंगे, और मैंने एक सर्टेन अमाउंट आपको बता दिया है। आपने क्या किया, आप वहां से जयपुर से आगे उदयपुर चल गए, मतलब कि अनऑथराइज्ड यूज कर लिया ना आपने, यहां पे अनऑथराइज्ड यूज कर लिया है। जो ऑथराइज्ड यूज था उससे आगे आपने एक्सटेंड कर लिया है, तो यहां पे आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बताई हुई लिमिट से ज्यादा आगे चले गए हैं। ठीक, और इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 155 से लेके 157 तक, दैट इज टू से मिक्सचर ऑफ द गुड्स। मिक्सचर ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर उसमें लायबिलिटी में इन्होंने दे रखा है रिटर्न ऑफ द गुड्स। ये बेली की ड्यूटी है कि वो गुड्स को रिटर्न करे वापस बेलर को। 159 में बोला है ग्रेटिट्यूस। यदि ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है आपका, 159 में ऐसा है कि यदि मैंने अपनी बाइक अपनी फ्रेंड को दी है कि चलो ठीक है आप अपनी मीटिंग अटेंड करके आओ, आप शाम को 5 बजे तक वापस आ जाना। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में क्या होता है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, मैंने आपको आपके भले के लिए बाइक दे दी। अब उसने बोला ठीक है शिवानी मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे 2 बजे फोन आया, मेरी मीटिंग है 2 बजे, तो मैं उसे 1 या 2 बजे फोन कर सकती हूँ और ये बोल सकती हूँ कि आप तुरंत प्रभाव से मुझे मेरी बाइक रिटर्न कीजिए। वाई? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है, विदाउट कंसिडरेशन है, सो यहाँ पे बेलर की मनमानी चल सकती है और वो बेली को बोल सकता है तुरंत प्रभाव से मेरी जो प्रॉपर्टी है मुझे वापस रिस्टोर करवाइए। तो यहाँ पे रिटर्न 165 में बोला है कि यदि आपके जॉइंट ओनर्स हैं बेलमेंट के अंदर, उस गुड के जॉइंट ओनर्स हैं, और यदि बेली उन जॉइंट ओनर्स में से किसी एक जॉइंट ओनर को, किसी एक बेलर को गुड्स वापस दे देता है, इट विल बी डीम्ड कि सारे जो भी जॉइंट ओनर्स थे उन सबको गुड्स की वापस डिलीवरी हो चुकी है। तो जॉइंट ओनर्स मतलब यहाँ पे जो बेलर्स हैं वो काफी सारे बेलर्स हैं, और जैसे ही उन्होंने गुड्स बेली को दिया, जो आपका पर्पस है एकम्प्लिश होने के बाद, बेली यदि उन सारे जॉइंट बेलर्स में से किसी एक बेलर को प्रॉपर्टी वापस डिलीवर करता है, इट विल बी डीम्ड कि सारे बेलर्स को वो प्रॉपर्टी वापस मिल चुकी है। ठीक, 161 डिस्कस करेंगे लायबल फॉर डिस्ट्रक्शन, लॉस और डिट्रॉयरेशन, कि यदि
बेली ने किसी भी तरह से प्रॉपर्टी का नुकसान किया, डिस्ट्रक्शन किया, ही विल बी लायबल टू पे डैमेजेस टू द बेलर। आपने बाइक का ध्यान नहीं रखा, आप तोड़ फोड़ के ले आए, आपने 10 दिन उसको धूप में रख दिया, रोड पे रख दिया, बाइक की हालत खराब हो चुकी है, यू विल बी लायबल। दिस इज द रीजन कि आप इस चीज का ध्यान रखें कि 151 के अंडर रीजनेबल केयर लें, ठीक है। तो ये था आपके बेलर और बेली के राइट्स और लायबिलिटीज के बारे में, ठीक है। इसके आगे चलते हुए अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि बेली जो है गुड्स को मिक्स कर दे, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 155 टू 157, 155 टू 157, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गुड्स। बेलर ने कुछ गुड्स बेली को दिए, उपनिधाता ने उपनिहिती को कुछ माल दिया, और यदि बेली उन गुड्स को मिक्स कर दे अपने गुड्स के साथ, बेलर के गुड्स को बेली अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दे, तो फिर आप कैसे सेपरेट करोगे, वहां पे लायबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे, ये डिस्कस करेंगे। अगर गुड्स मिक्स किए हैं आपके बेली ने विद कंसेंट ऑफ बेलर, अगर बेलर ने खुद ही कंसेंट दिया, अच्छा ठीक है गुड्स को आप मिक्स कर लीजिए, तो यहां पे आपका सेक्शन 155 कहता है कि उन दोनों का इंटरेस्ट कैसा होगा, इंटरेस्ट होगा आपका उस शेयर के प्रपोर्शन में, ठीक, उस शेयर के प्रपोर्शन में। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कुछ 100 बॉल्स थी, ठीक है, यहां पे कुछ 100 बॉल्स थी जिसके ऊपर 1111 नंबर लिखा था। ये सारी बॉल्स थी बेली की और दूसरी बॉल्स थी बेलर की जिसके ऊपर सारी बॉल्स के ऊपर 2 लिखा था, ठीक। अब यहां पे बेलर ने खुद कंसेंट दे दिया, अच्छा ठीक है आप मेरी बॉल्स और अपनी बॉल्स को जो है मिक्स कर लीजिए। तो यहां पे जब मिक्स हो चुका है तो उन लोगों का यहां पे इंटरेस्ट कितना रहेगा, जितना कि उनका उस प्रॉपर्टी के अंदर शेयर है, ठीक है, ठीक क्रिश जी, ओके। अगर बेली ने बेलर की कंसेंट के बिना गुड्स को मिक्स किया है तो विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर, यहां पे उपनिधाता की सहमति नहीं ली है तो, और यदि आगे इसको सब डिवाइड किया है, गुड्स आर सेपरेबल इन नेचर, गुड्स आर सेपरेबल इन नेचर, ये आपका सेक्शन डील करता है 156 टू 157। और गुड्स अगर सेपरेबल हैं तो 156 के अंडर आएगा, और गुड्स नॉट सेपरेबल, गुड्स आर नॉट सेपरेबल, तो ये आपका 157 में आएगा, ठीक है। तो यदि आपके गुड्स सेपरेबल हैं तब तो आपका बेली क्या करेगा, देखिए यहां पे बेली ने गुड्स को मिक्स किया है बेलर के गुड्स के साथ और बिना बेलर की कंसेंट के साथ किया है। तो अब यहां बेली क्या करेगा, यदि गुड्स आप गुड्स का जो है माल का जो है विभाजन कर सकते हो, तो पहले क्या करेगा, उसको सेपरेट करेगा गुड्स को और फिर डिवाइड करेगा। जैसे कि ये बॉल्स, अगर ये बॉल्स का मिक्सचर आपके बेली ने कर दिया है बिना बेलर की कंसेंट के, तो जो एक एक नंबर की बॉल्स है वो तो अपनी रख लेगा और 2 नंबर की बॉल्स है उनको सेपरेट करके बेलर को दे देगा, सेपरेट करेगा, डिवाइड करेगा, एंड ही विल बेयर द एक्सपेंसेस, उसको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे जो कि उसने इनकर किया है उन 2 गुड्स को अलग करने में, डिवाइड करने में। ऑब्वियसली बात है, अगर काफी सारी बॉल्स है, अगर उसने कोई भी टेक्निक अपनाई है या मजदूरों को एंगेज किया है उन गुड्स को सेपरेट करने में, तो यहां पे आपके बेली को क्या करना पड़ेगा, वो एक्सपेंसेस जो इनकर किए हैं उसका भुगतान करना पड़ेगा। बियर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सेपरेशन। और तीसरी चीज, उसको डैमेजेस देना पड़ेगा, उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा अगर कोई भी लॉस हुआ है बेलर को। अगर आपने गुड्स को सेपरेट कर दिया और फिर बेलर को नुकसान हुआ, आपने यहाँ पे बॉल्स को जो है मिक्स कर दिया है और ये बॉल्स आगे बेलर जो है बेचना चाहता था, लेकिन अब आप मिक्स कर चुके हो, इट इज टेकिंग टाइम टू गेट देम सेपरेटेड, तो फिर यहाँ पे बेलर को क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा बेली के द्वारा। अगर गुड्स सेपरेबल नेचर के नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सेपरेबल नेचर के नहीं है, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वीट हो गया,
और आपके राइस हो गए, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, या फिर कुछ राइस बेलर के थे, कुछ राइस बेली के थे, वो दोनों आपने मिक्स कर दिए, यू कैन नॉट सेपरेट देम। अब ये मत बोलना कि मैम एक एक चावल को ऐसे हम अलग करेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, ओके, इट इज वेरी डाइसी टास्क, आप वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे आइस था, एक बेलर का आइस था और बेली ने जो है वाटर सप्लाई किया, तो फिर वहां अगर मिक्स हो चुका है तो आप इस चीज को सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे गुड्स सेपरेबल नेचर के नहीं है तो फिर यहाँ पे आपकी बेली की क्या ड्यूटी बनेगी, ही हैज टू पे कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन पे करेगा बेलर को, कॉम्पनसेशन टू बेलर, ठीक, हाँ जी। चलिए, तो ये था आपके सेक्शन 155 से लेके 157 तक, जिसमें हमको ये देखना था कि अगर गुड्स मिक्स हो गए हैं तो फिर यहाँ पे क्या ड्यूटी बनेगी और कौन लायबल रहेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमको देखना है कि आपका जो टर्मिनेशन है वो कब हो जाता है। अब आपका सेक्शन 162 कहता है कि यदि कोई भी ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है, ग्रेटिट्यूस बेलमेंट अभी मैंने बताया था जहां पे आप बेलमेंट कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, तो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और टर्मिनेट कब होगा, ऑन द डेथ ऑफ बेलर और बेली। मैंने अपनी बाइक अपनी फ्रेंड को दिया और बोला कि ये बाइक लेके जाओ और आपकी जो भी मीटिंग है वो अटेंड करो। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट था, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं था, मैंने भाड़े पे नहीं दिया, और उस दौरान अगर मेरी डेथ हो जाती है, मेरी मृत्यु हो जाती है, तो वहां पे आपका जो बेलमेंट है उसी वक्त टर्मिनेट हो जाएगा, उसी वक्त कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ओके। ये आपका 162। अब आगे चलते हुए अगला सेक्शन हम देखेंगे 167 कि यदि आपका कोई थर्ड पर्सन, मैंने गुड्स बेल कर दिए हैं, अब एक पर्सन को, मैं बेलर, सामने वाला पर्सन बेली, और कोई थर्ड पर्सन आके वो गुड्स क्लेम करता है। वो थर्ड पर्सन आके बोलता है कि मैम जो कपड़े आपने प्रेस वाले को इस्त्री करने के लिए दिए हैं, ये तो कपड़े आपके नहीं हैं, ये तो स्टोलन प्रॉपर्टी है, ये तो मेरे कपड़े थे। तो फिर उस केस में क्या होगा, थर्ड पर्सन क्लेम्स गुड्स bailed to be his property, to be his property। तो फिर यहां पे उसको राइट बनेगा कि वो कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकता है, कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है। पहला तो टू स्टॉप द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, कि बेली जो है गुड्स वापस बेलर को डिलीवर ना करे, इस चीज के ऊपर प्रतिबंध लगा दीजिए, इस चीज के ऊपर जो है आप स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप दी डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक। और दूसरा, डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, डिसाइड द टाइटल ऑफ गुड्स, सूट फाइल करेगा इन कोर्ट, ठीक है। तो न्यायालय में वो जाके वाद ला सकता है इस चीज के लिए कि जो भी आपका माल है उसकी डिलीवरी को आप तुरंत प्रभाव से रोकिए, या फिर जो भी आपके गुड्स का टाइटल है उसको डिसाइड कीजिए, ठीक। अब सेक्शन 168 और 169 जो कि हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 71 के साथ, अब सेक्शन 168 और 169 आपको बताता है कि आपके राइट क्या होगा, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है। अब इसको आपको किसके साथ पढ़ना है, सेक्शन 71 के साथ, क्योंकि सेक्शन 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बोलता है कि यदि कोई भी पर्सन है जिसको कहीं पर भी लॉस्ट गुड्स मिला है तो उसका स्टेटस क्या होगा, बेली का स्टेटस होगा, उसका स्टेटस बेली का होगा, और वो अपने पास प्रॉपर्टी जो है रिटेन करके रख सकता है तब तक जब तक उसको एक्सपेंसेस ना दे दिए जाए, ठीक। तो यहां पे 168 आपको एक राइट दे रहा है और एक राइट 169 भी दे रहा है। 168 आपको राइट दे रहा है टू फाइल द सूट, टू फाइल द सूट। जिस पर्सन को लॉस्ट गुड्स मिले हैं उसको राइट है कि वो सूट फाइल कर सकता है ओनली व्हेन, जब वहां पे स्पेसिफिक रिवॉर्ड हो, व्हेन देयर इज स्पेसिफिक रिवॉर्ड, बट नॉट फॉर वॉलंटरी एक्सपेंसेस।
आपने यदि खुद से कोई खर्चा किया है उस लॉस्ट प्रॉपर्टी का ओनर वगैरह ढूंढने में, तो आपको उस चीज के एक्सपेंसेस वगैरह नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर बेलर ने कहीं पर भी, बेलर तो नहीं कह सकते हम, ओनर ऑफ द लॉस्ट गुड्स कहेंगे, अगर ओनर ने कहीं पर भी ये रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है, मेरी जो है सोने की रिंग गुम हो जाती है और आपको वो सोने की रिंग जो है रोड पे पड़ी मिलती है। अब उस दौरान अगर मैंने ये डिक्लेरेशन कर दिया है, मैंने ये कहा है कि जो भी मेरी सोने की रिंग लाके देगा मैं उसको 5000 रुपीज एज अ गिफ्ट दूंगी, तो यहाँ पे स्पेशल अवार्ड मैंने यहाँ घोषित कर दिया। और इस स्पेशल अवार्ड की अगर नॉलेज आपको है तो फिर अगर मैं ये स्पेसिफिक रिवॉर्ड देने से आपको मना करती हूं तो फिर आप वहां पे क्या कर सकते हो, यू कैन फाइल द सूट। व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइल द सूट। और 169 में आपको क्या मिलता है, राइट टू सेल। यू कैन सेल द गुड्स, दैट इज द लॉस्ट गुड्स जो आपको मिले हैं, यदि आपने पूरी कोशिश की, रीजनेबल डिलिजेंस लिया आपने, फॉर व्हाट, टू फाइंड द ओनर ऑफ द गुड्स। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि ये जो रिंग घूमी है ये किसकी है, मैम की है, यानी पूरी पूछताछ की, जांच पड़ताल की, लेकिन आपको जो है ओनर उस रिंग का नहीं मिला। या फिर दूसरी चीज, आपको जो ओनर है उसने लॉफुल चार्जेस देने से मना कर दिया है, उसने बोल दिया मैं लॉफुल चार्जेस आपको नहीं दूंगा, आपको प्रॉपर्टी सड़क पे घिरी हुई मिली है तो क्या करें, आप मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दीजिए। अगर वो आपको लॉफुल चार्जेस नहीं देता है तो यू कैन सेल द प्रॉपर्टी। आगे, इफ प्रॉपर्टी इज पेरिशेबल इन नेचर, पेरिशेबल नेचर की है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि जल्दी से खराब हो सकती है, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो। या फिर जो मैंने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स हो चुके हैं, 2/3 वैल्यू ऑफ गुड्स हो चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं उस प्रॉपर्टी को बेच सकती हूं। ठीक, अब मैं उस प्रॉपर्टी को बेच सकती हूं। तो ये था आपका सेक्शन 168, 169। अब हम आगे चलेंगे सेक्शन 170 और 171 पे, जहां पे हम पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे राइट टू लीन, जिसमें आपका एक सेक्शन है 170 और एक सेक्शन है 171। सेक्शन 170 आपको बताता है रिगार्डिंग पर्टिकुलर लीन। पर्टिकुलर लीन में क्या होता है, जो आपका बेली है प्रॉपर्टी को रिटेन करके रख सकता है। लीन का मतलब क्या है कि अपने पास आप उसको रख लीजिए, आप अपने कब्जे में उस प्रॉपर्टी को रख लीजिए, आप उसको वापस मत दीजिए। पर्टिकुलर लीन में आपके बेलर के पास राइट बनेगा कि ही कैन रिटेन द प्रॉपर्टी अंटिल आपको क्या है, रिम्बर्समेंट नहीं हो रहा है, या फिर आपको रेन्यूमरेशन जो है पे नहीं हो रखा है, अंटिल रेन्यूमरेशन इज पेड। जबकि 171 में इन्होंने जनरल लीन बोला है। जनरल लीन में, अच्छा इसका एग्जांपल अगर आप पर्टिकुलर लीन का देखेंगे तो यहां पे आपको एक मिलेगा अनपेड सेलर। ठीक है, अनपेड सेलर हो सकता है, यहां पे एजेंट हो सकता है, ठीक, यहां पे फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स भी हो सकता है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स भी हो सकता है। अब जनरल लीन के अंदर इन्होंने कुछ कैटेगरी मेंशन कर रखी है, अगर वो लोग यहाँ पे बेली हैं तो वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन करके रख सकते हैं फॉर द जनरल अकाउंट्स। और दूसरा कि ये है कि आपको यदि किसी भी तरह का अमाउंट वापस नहीं मिला है तो यहाँ पे इन्होंने पहले मेंशन किया है कि यदि वो आपके वॉर फिंगर्स हैं तो, बैंकर्स हैं तो, यदि वो फैक्टर्स हैं तो, या फिर आपके अटॉर्नी हैं, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, या फिर आपके पॉलिसी ब्रोकर्स हैं। और ये सब कौन है, यदि ये स्टेटस आपके बेली को है, देन दे कैन रिटेन द गुड्स फॉर द जनरल अकाउंट ऑफ बैलेंस।
जनरल अकाउंट ऑफ बैलेंस, या फिर जब तक उनको पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन करके रख सकते हैं। वॉर फिंगर्स क्या होता है, जो भी आपके घाट वाले होते हैं ना, नदी किनारे जो भी आपके घाट वाले होते हैं, वो आपके सेक्शन 170 से लेके 171 के अंडर आ जाते हैं। अब हम आगे चलेंगे, सेक्शन 172 से डील करेंगे, जहां हमें प्लेज देखना है, बेसिकली प्लेज होता क्या है, और फिर प्लेज के अंदर पॉनर पॉनी का स्टेटस देखना है। ठीक, चलिए सेक्शन 172 से लेके 181 तक डील विद प्लेज। किससे डील करता है, आपके गिरवी से। और यहां कौन कौन होता है आपके पास, यहां होता है आपके पास पॉनर और पॉनी, मतलब कि पणमेकार और पणमेदार। यहां पे इन्होंने साफ बोला है, पॉनर वही है जो कि आपका बेलर है, और पॉनी वही है जो कि आपका बेली है, जो कि आपका उपनिहिती है। यहां पे इन्होंने सेक्शन 172 के अंदर पॉनर, पॉनी और प्लेज को डिफाइन करते हुए ये बोला कि प्लेज इज नथिंग बट अ बेलमेंट ऑफ गुड्स। प्लेज में आप गुड्स का बेलमेंट कर रहे हो, बेलमेंट ऑफ गुड्स। आप गुड्स को एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को दे रहा है, लेकिन जहां पे आपका बेलमेंट में पर्पस क्या था कि एक पर्टिकुलर जो आपका चीज है वो एकम्प्लिश हो जाए, एक पर्टिकुलर पर्पस एकम्प्लिश हो जाए, उसके बाद आप गुड्स रिटर्न कर दीजिए। लेकिन यहां पे पर्पस क्या है, यहां पे पर्पस इज फॉर सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी, या फिर एज अ सिक्योरिटी आप जो गुड्स है उसको दूसरे पर्सन के पास बेल कर रहे हो। सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति। और पर्पस क्या है आपका, पहला है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है पेमेंट ऑफ डेट, पेमेंट ऑफ डेट, ऋण के भुगतान के लिए, और यहां पे आपका परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, सॉरी, आपके वचन का पालन के लिए। ठीक, तो प्लेज में हमेशा, गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग रवि जी, तो यहाँ पे प्लेज में सिर्फ ये चीज है कि आप गुड्स का क्या कर रहे हो, उपनिधान कर रहे हो, जो माल है उसका उपनिधान कर रहे हो। लेकिन पर्पस ये है कि आप गुड्स को यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी रख रहे हो, सामने वाले पर्सन को बोल रहे हो कि यदि मैं रीपेमेंट नहीं कर पाया या प्रॉमिस का जो है परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो आप ये गुड्स अपने कब्जे में कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। तो इसको कहते हैं गिरवी रखना। तो कभी भी ये मत बोलना कि पर्सन ने जो है, सामने वाले पर्सन ने जमीन गिरवी रख दी, क्योंकि जमीन को गिरवी नहीं रखा जाता, जमीन का बंधक होता है, जमीन का मॉर्गेज होता है। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपके सोना हो गया, बाइक हो गया, कुछ भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको आप मूव कर सकते हो, तो उसका क्या होता है, उसका हमेशा प्लेज होता है, उसका हमेशा गिरवी रखना होता है। ठीक, तो 172 आपको ये बताता है। अब हम सेक्शन 172 को कंपेयर करेंगे 178, 178A और 179 में, जहां पे आपका जो पॉनर है और पॉनी है वहां पे उनके अलग अलग स्टेटस होते हैं, और क्या वहां पे आपकी प्लेज जो है वो वैलिड रहती है या नहीं रहती है, ये आइए हम समझते हैं। ठीक, पहला सेक्शन 172 देखेंगे हम, फिर सेक्शन 178 देखेंगे, देन 178A, देन 179। ठीक, अब यहां पे चलिए, अब 172 में पहले तो हम देखेंगे कि स्टेटस ऑफ पॉनर क्या है। यहां पे जिसने आपकी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है उसका स्टेटस क्या है। दूसरा हम देखेंगे स्टेटस ऑफ प्लेज क्या है। यहां पे क्या आपकी प्लेज वैलिड है, क्या आपने जो चीज को गिरवी रखा है वो पूरी तरह से वैध है या नहीं है। तो सेक्शन 172 जैसा कि हमने पढ़ा कि जो आपका प्रॉपर्टी को प्लेज रखता है वो क्या हो जाता है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी।
ओनर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। तो पॉनर, जिसको हम बेलर बोलते हैं, जिसने प्रॉपर्टी सामने जाके गिरवी रखी है, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होता है, ठीक है। और आपकी जो प्लेज होती है वो पूरी तरह से क्या होती है, वैलिड होती है, पूरी तरह से वैलिड होती है। अब हमको 178 में देखना है, जब आपका पॉनर जो है वो एक मर्केंटाइल एजेंट है, वो मर्केंटाइल एजेंट है, तो क्या मर्केंटाइल एजेंट यहाँ पे चीज का कोई भी उसके पास गुड्स है या गुड्स का जो टाइटल है, डॉक्यूमेंट्स है, क्या उनको वो प्लेज कर सकता है या नहीं। यदि यहाँ पे पॉनर जो कि एक आपका मर्केंटाइल एजेंट है, वो विद द कंसेंट ऑफ ओनर ऑफ गुड्स, आपके ओनर ऑफ गुड्स की कंसेंट के साथ यदि उन गुड्स का प्लेज करता है तो वो क्या होगी, वैलिड होगी। लेकिन यहां पे एक कंडीशन प्रोवाइड की है, प्रोवाइडेड कि जो आपका पॉनी है वो गुड फेथ में ये बिलीव करे कि उसको पहली बात तो नोटिस नहीं है इस चीज का कि आपका जो पॉनर है उसको अथॉरिटी नहीं है ये गुड्स बेल करने का। पॉनर को ये पॉनी को ये पता नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे पॉनर को गुड्स प्लेज करने का बिल्कुल भी राइट नहीं था, तब तो वो आपकी क्या होगी, वैलिड प्लेज होगी। प्रोवाइडेड पॉनी इन गुड फेथ without notice believes that pawner has no authority, that is do not believe, sorry, वो इसको ये महसूस नहीं करता है, वो इस चीज का उसको उस चीज का पता नहीं है कि यहाँ पे पॉनर को कोई राइट नहीं है, नो अथॉरिटी टू प्लेज द गुड्स। ठीक, अब 178 में हमको ये देखना है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके गुड्स के पोजीशन में है अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन जो कि प्लेज रख रहा है ऐसे गुड्स का, पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का आपको इफेक्ट दे रखा है अंडर सेक्शन 19 एंड 19A, जहां पे 19 में उन्होंने बोला है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। जबकि 19 में उन्होंने बोल रखा है यदि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपका फ्रॉड, कोर्जन या मिस रिप्रेजेंटेशन से बना है तो वो वॉइडेबल होगा। और वॉइडेबल मतलब क्या, जो आपकी एग्रीव्ड पार्टी है वो फ्री होगी कि वो या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है या फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकती है। गुड मॉर्निंग गौहर जी। तो यदि कोई ऐसा पर्सन है जो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ गुड्स को होल्ड करता है और यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, तो फिर ये आपका वैलिड प्लेज रहेगा, प्रोवाइडेड ये सेम कंडीशन वहां हो। प्रोवाइडेड ये सेम कंडीशन वहां हो मतलब कि जो आपका पॉनर है उसको ऐसा बिलीफ नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा नोटिस ना हो कि जो आपका पॉनर है उसको अथॉरिटी नहीं है गुड्स को प्लेज करने का। पॉनी को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि जो आपका पॉनर है उसको अथॉरिटी नहीं है गुड्स प्लेज करने का, तब तो फिर ये चीज आपकी वैलिड प्लेज होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पॉनी को ये पता है, पड़मेदार को इस चीज का पता है कि जो आपका पड़मेकार है, जो कि आपका पॉनर है, उसको कोई राइट नहीं है गुड्स को प्लेज करने का, तो फिर वो आपकी इनवैलिड प्लेज हो जाएगी। ठीक, और 179 में बोल रखा है कि जो आपका पॉनर है उसका लिमिटेड इंटरेस्ट है, लिमिटेड इंटरेस्ट इन गुड्स प्लेज्ड। जो चीज आपने गिरवी रखी है उसके अंदर आपके पड़मेकार का एक लिमिटेड इंटरेस्ट, एक सीमित हित है, तो वो आपकी प्लेज वैलिड होगी। लेकिन कहां तक, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट, जितना कि आपके पॉनर का राइट है, इंटरेस्ट है, सिर्फ उसी इंटरेस्ट के एक्सटेंट तक आपकी प्लेज वैलिड होगी। कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें पॉनर का राइट 40% ही है, उसने सिर्फ 40% इन्वेस्ट किया है, तो यहां पे अगर वो उस चीज का प्लेज करता है तो उसका राइट कहां तक बनेगा, सिर्फ 40% तक ही बनेगा। ठीक, ओके, तो दिस वाज योर 172, 180, 178
178A एंड 179। अब हम डील करेंगे आखिरी दो सेक्शन से, दैट इज 180, जो कि आपके बेलर और बेली को राइट देता है कि थर्ड पर्सन, दैट इज द रॉन्ग डूअर, उनके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, 180 के अंडर राइट ऑफ बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। यदि कोई भी रॉन्ग डूअर है और वो किसी तरह से परेशान करता है बेलर या बेली को रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, जो गुड्स हैं उनसे रिलेटेड, तो बेलर या बेली को राइट है कि वो उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका रॉन्ग डूअर है वो क्या कर रहा है, आपको एक तो डिलीवरी से चीज से रिलेटेड, जो आपका डिलीवरी है गुड्स का, उसकी वजह से आपको परेशान कर रहा है, या फिर आपको क्या कर रहा है, इंजरी पहुंचा रहा है गुड्स को, इंजरी टू गुड्स। ठीक, अब हमको देखना है सेक्शन 181 जो कि अपॉर्शनमेंट की बात करता है, प्रभाजन की बात करता है। अपॉर्शनमेंट ऑफ दो चीजों का यह अपॉर्शनमेंट है, फर्स्ट इज ऑफ रिलीफ एंड दूसरा है आपका कॉम्पनसेशन का अपॉर्शनमेंट। अगर आपके किसी भी प्लेज के अंदर या फिर आपके किसी भी बेलमेंट के अंदर कोर्ट के द्वारा कोई भी रिलीफ मिली गई है या फिर कोर्ट ने कोई भी कॉम्पनसेशन यहां पे इंपोज किया है, तो उसका अपॉर्शनमेंट कैसे होगा, उसका आप प्रभाजन कैसे करोगे? तो उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया है, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द बेलर एंड बेली, अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, उनका जितना जितना वहां पे इंटरेस्ट बनता है उस हिसाब से आप रिलीफ और कॉम्पनसेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो ये था आज के, ओके ठीक है, तो ये था आज के आपके इस सेशन का बेलमेंट एंड प्लेज से रिलेटेड जितने भी सारे प्रोविजंस थे। ठीक, चलिए तो अब हम एक इसमें रैपिड फायर सेशन लेंगे, लेकिन उससे पहले इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी अनअकैडमी कोर्स, तो यहाँ पे फटाफट से बाय कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्राइसेस है वो हाइक होने वाली है, ये भी प्राइसेस चल रही है और 23 सितंबर से ये आपकी प्राइसेस लग जाएंगी। और एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, एक्सपर्ट बैच है जुडिशरी का, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन दैट। और प्लस कोर्स के बेनिफिट्स आपको पता है, लाइव क्लासेस होती है, पीडीएफ मिलते हैं, स्ट्रक्चराइज्ड कोर्स है आपका, प्रॉपर फॉर्मेट में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल सकता है, आप टेस्ट एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक, and you can use my code Shivani10 to get 10% off. Along with that आपको यहाँ पे जो स्पेशल क्लास होती है, और आज स्पेशली 12 बजे की जो स्पेशल क्लास है जहाँ पे हम लिव इन रिलेशनशिप को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ पे लाइव क्लासेस की अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, आई कैन रेज द पोल, आपको अलर्ट मिलेगा ताकि आप कोई भी क्लास जो है मिस ना करें, आपको पीडीएफ वीडियोस जो है डाउनलोडेड फॉर्म में मिलेंगे। और यदि आप कहीं पर भी हो या किसी भी एक्सेस डिवाइस से अनअकैडमी ऐप को एक्सेस करना चाहते हो तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे कुछ सवाल, जिसमें पहला है आपके पास, नाउ स्टूडेंट्स प्लीज गेट रेडी ताकि आप अच्छे से इन सवालों का जवाब दे पाएं। ठीक है, ओके जी, मुकेश देवी जी एंड फातिमा जी, अभी थैंक यू मत बोलो, अभी तो क्लास बाकी है। ठीक है, ओके, हाँ जी, एनआई भी मेरी नजरों में है फातिमा जी। ओके, यस यस, मंथली भी हो सकती है गौहर जी, मंथली भी हो सकती है। ठीक, चलिए, बेली इज अ पर्सन, बेली कौन होता है, आपका उपनिहिती कौन होता है? पहला, टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसको आपने माल परिदित किया है। दूसरा, हु डिलीवर्स द गुड्स, अच्छा ये आपका जो सवाल है आरजीएस में आ चुका है। ठीक है, दूसरा, हु डिलीवर्स द गुड, सी हु फेल्स टू डिलीवर्स द गुड, एंड डी नन ऑफ द अबव। उपनिहिती कौन होता है? ए को राइट आंसर बताया जा रहा है, सुमित जी, शालिनी जी, शीतल जी। शीतल जी थैंक यू नहीं, आंसर, शीतल जी आंसर कर दो शीतल जी। विकास जी ए, अंतिमा जी ए, नीलम जी ए, सविता जी ए। ओके, ए इज द राइट आंसर, जहां पे आपको ये बता रखा है कि बेली वो पर्सन होता है जिसको आप गुड्स डिलीवर करते हो, और बेलर वो पर्सन होता है जो आपको गुड्स डिलीवर कर रखा है। ठीक है, वंदना जी, मनन जी, मेघना जी, जतिन जी। चलिए दूसरा सवाल, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज उसको क्या स्टेटस मिलता है? और इसको मुझे सेक्शन के साथ बताएं तो ज्यादा मजा आएगा। मधुलिका, नाइस, वंदना। ओके, सो द राइट आंसर इज, क्या स्टेटस मिलता है यहाँ पे आपके फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स को? ए नहीं आंसर है फातिमा जी,
यस सुमित, सी इज द राइट आंसर. ओके, सी इज द राइट आंसर. यहाँ पे बेली का स्टेटस मिलता है आपके फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स को, और ये कौन से सेक्शन के अंडर बोल रखा है? सेक्शन 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और इसको आपको किसके साथ पढ़ना चाहिए? 168 एंड 169 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें आपके फाइंडर ऑफ जो लॉस्ट गुड्स है उसका क्या स्टेटस रहेगा या क्या उसके पास राइट्स रहेंगे, इन सब के बारे में आपको मेंशन करके बता रखा है. ठीक, पहला उन्होंने 168 में बोल रखा है दैट ही हैज राइट टू स्यू, और 169 में बोला है कि व्हेन ही हैज राइट टू सेल द लॉस्ट गुड्स. ओके ओके, चलिए ओके आगे चलते हैं. अच्छा, ये सवाल भी आपके पहले आ चुका है. द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर अ पर्पस. आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हो वन पर्सन टू अनदर फॉर द पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस होगा. ओके, व्हेन द पर्पस इज accomplished be returned और otherwise disposed. तो ये सारे फीचर्स हमको किस चीज के हैं? क्या ये प्लेज के हैं या फिर क्या ये आपके बेलमेंट के हैं? Disposed of according to the directions of the person delivering to them is known as. एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए यदि कोई माल दिया जाता है तो जब वो प्रयोजन पूरा हो जाए तो वह उसे लौटा देगा उससे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार. तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या वो गारंटी होगा, क्या वो बेलमेंट होगा, क्या वो इंडेमनिटी होगा, और नन ऑफ द अबव. यस, 148 इज बेलमेंट, नॉट 142. इट्स 148 टू 181 जहां पे आपको बेलमेंट और प्लेज के प्रोविजंस दे रखे हैं. ठीक है, मनन जी, मेघा जी, शीतल जी, बी इज द राइट आंसर. दैट इज बेलमेंट. उपनिधान कहलाता है ये डेफिनेशन आपको 148 में मिल जाएगी, और 148 में सिर्फ बेलमेंट की डेफिनेशन नहीं, आपको बेलर और बेली के बारे में भी बता रखा है. ठीक है, चलिए. ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी. ए ने क्या किया? बी का कैरेज हायर किया, मतलब भाड़े पे लिया. ठीक, द कैरेज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट. कैरेज जो है अनसेफ है और बी को इसके बारे में पता नहीं है. बी यहां बेली है, ए यहां बेलर है, एंड ए इज इंजर्ड, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट. ओके, यहां पे ए जो है ये बेली है और बी यहां पे बेलर है. बी ने ए को अपना जो कैरेज है वो भाड़े पे दिया, और बी को ये नहीं पता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ डिफॉल्ट है. ये हमें कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 150. दैट इज ड्यूटी ऑफ द बेलर to make the bailey aware of the default in the goods. So यहाँ पे क्या responsibility होगी? B is not responsible to A for injury. B is responsible to A for the injury, and both are contributory negligent. दोनों contributory negligence में है, और C D है no one is responsible for A's injury. Yes, बिल्कुल सही है नीलम जी, दीपिका जी, विकास जी. यस, सविता जी, रचना जी, बी इज द राइट आंसर. देखिए यहाँ पे दो चीजें हमने देखी थी 150 में. एक तो है कि यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी हायर के लिए ले रहा है, और दूसरा आप प्रॉपर्टी जो हायर पे नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर आपने हायर पे दी है, दैट इज भाड़े पे दी है, और भले ही आपको ये पता था या नहीं पता था कि प्रॉपर्टी में कुछ डिफेक्ट है, गुड्स में कुछ डिफेक्ट है, आपसे फर्क नहीं पड़ता आपको पता था या नहीं पता था, लेकिन सामने वाले पर्सन को उस डिफेक्ट की वजह से लॉस हुआ है, आप उसके लिए लायबल हो. ठीक है, तो हायर में दिया है ना, यहाँ पे भाड़े पे दिया है. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर. बिल्कुल दशरथ जी, फातिमा जी. ओके, फाइंडर ऑफ अ लॉस्ट थिंग विच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ द सेल may sell it when lawful charges of the finder in respect of the thing amounts to. जो finder of the lost goods है, यदि वो चाहे तो कब सेल कर सकता है? पहला 1/4, B half, C 1/3 and D is 2/3. Yes. हाँ जी, नीलम जी डी बता रहे हैं, सुमित जी डी बता रहे हैं, अनीता जी डी बना रहे हैं. यस, राइट आंसर इज डी. और ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको सेक्शन 169 में मिल जाएगा. कहाँ मिल जाएगा? सेक्शन 169 में.
वेरी गुड अभिमन्यु जी, गौहर जी. So the next question before us is, in bailment, bailer is duty bound to disclose fault in goods bailed as provided in section. तो कौन से सेक्शन के अंडर ये प्रोवाइड कर रखा है आपको कि आपका जो उपनिधाता है वो आपके उपनिहिती को यदि किसी भी माल में डिफेक्ट है, किसी भी माल में गुड्स में कोई डिफॉल्ट है, वो उसको बताएगा, इन्फॉर्म करेगा. ये कौन से सेक्शन में उसकी ड्यूटी है? 148, 149 और 150. यस, ओके. 148 कौन बोल रहा है? 148 डिफाइंस दी, गिव्स यू द डेफिनेशन फॉर बेलमेंट, बेलर एंड बेली. और 149 में इफेक्ट बता रखा है या मोड बता रखा है, मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स. बिल्कुल सही है अनीता जी. 150 इज द राइट आंसर, जो कि आपको बताता है कि यदि आपके बेलर को यदि पता है कि किसी भी तरह का डिफॉल्ट है गुड्स के अंदर, तो वो उसको क्या करे? बेली को बताए. ठीक है अंतिमा जी. शीतल जी, डी नहीं शीतल जी, शीतल जी. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड. तो क्या कहलाता है ऐसा बेलमेंट ऑफ गुड्स? ऋण के भुगतान या वचन का पालन के लिए सुरक्षा के रूप में माल की जमानत, जमानत तो नहीं, प्रतिभूति. ठीक है, प्रतिभूति को क्या कहा जाता है? क्या ये बेलमेंट होता है? क्या ये प्लेज होता है? स्पेशल बेलमेंट, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव? हाँ जी. So the right answer over here is A is the right answer. प्लेज होता है आपका, गिरवी कहलाता है. ठीक है, मेगा जी, शीतल जी, रवि जी, गौहर जी. लड़कियों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे क्लास में. विकास जी, रचना जी, अंतिमा जी, अनीता जी, संदीप जी. ओके, A is the right answer. ठीक है, अगला सवाल. If the bailee without the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods in such a manner that it is impossible to separate the goods bailed from the other goods and deliver them back, the bailee is entitled to. तो यहाँ पे बेली जो है, बेलर जो है, किस चीज के लिए एंटाइटल होगा? यदि उसके गुड्स बेली ने बिना उसकी परमिशन के क्या कर दिया है? गुड्स को मिक्स कर दिया है और अब वो सेपरेबल नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते. तो पहला है compensated by bailey for the loss of the goods. B, compensated by the bailey for 1/3 of the loss, compensated by bailey for half of the loss and compensated bailey for ₹500. हाँ जी, ये सेक्शन हमने कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 157. 155 से लेके 157 तक आपको मेंशन करता है किसके बारे में? इफेक्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ द गुड्स के बारे में. यस, सो द राइट आंसर इज ए. कोमल जी, सविता जी, नीलम जी, मेघा जी, वंदना जी, अनितिमा जी, शालिनी जी, गौर जी, दीपिका जी, सविता जी, मेघा जी, रवि जी, अभिमन्यु जी. ओके, सो द राइट आंसर इज ए. ए सही उत्तर है कि यहाँ पे आप गुड्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? जो आपका बेलर होगा वो कॉम्पनसेशन के लिए एंटाइटल होगा और उसको कॉम्पनसेशन कौन देगा? यहाँ पे बेली देगा. ठीक है, चलिए अगला सवाल. सेक्शन 180 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स. आपका जो सेक्शन 180 है, हमने लास्ट में 180 और 182 ही डील किया था, तो सेक्शन 180 किससे डील करता है? पहला, प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, अपॉर्शनमेंट ऑफ रिलीफ और compensation obtained by such suit and pawnee's right where the pawner makes a default. हाँ जी, 180 किससे डील करता है? pledge where pawner has only a limited interest, ये हमने डील किया था 179 में. ठीक, suit by bailor और bailey against the wrong doer. अपॉर्शनमेंट हमने किस में डील किया था? 181 में. जो आपका प्रभाजन है वो किस तरह से होगा? आपके रिलीफ या कॉम्पनसेशन का. सो द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर. ऋतु जी, अच्छा देख लेंगे गौहर जी एक बार इसको. ओके, चलिए. सो द राइट आंसर इज, अच्छा आप इसकी बात कर रहे हो? ओके, 180. अब ठीक है, ठीक है गौहर जी, नाउ हैप्पी. अच्छा, सो द राइट आंसर इज बी, सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर. यदि रॉन्ग डूअर किसी भी तरह से प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन में या प्रॉपर्टी की डिलीवरी में या
गुड्स को किसी तरह का इंजरी कॉज कर रहा है, तो बेलर और बेली दोनों में से किसी के पास भी राइट है कि वो क्या कर सकता है, उस रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, और ये सेक्शन आपका 180 कहता है। ठीक है, बिल्कुल सही अरविंद जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सेक्शन 170 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स, सेक्शन 170 किसके लिए प्रोवाइड करता है? बेलीज पर्टिकुलर लीन, केयर टू बी टेकन बाय बेली, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, पॉवनीज राइट टू रिटेनर। किसके बारे में आपका सेक्शन 170 जो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बारे में बताता है? गौर जी सो हैप्पी, ओके ठीक है। ओके, सब लोग 12th का आंसर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर, बेलीज पर्टिकुलर लीन। और साथ में हमने इसको किसके साथ पढ़ा था? 179 के साथ पढ़ा था, जहां पे आपका जनरल लीन के बारे में बता रखा है, जहां पे आपका जनरल लीन के बारे में बता रखा है। ठीक है, आगे चले। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 178 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विथ, ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 178 किससे संबंधित है? प्लेज बाय ट्रस्ट एजेंट, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, प्लेज बाय इंटरनेशनल एजेंट और नन ऑफ द अबव। ये हमने जो सेक्शंस हैं, 4 सेक्शन साथ में डील किए थे, जहां पे हमने स्टेटस देखा था, प्लेज का स्टेटस देखा था, और हमने किसका स्टेटस देखा था? हमने वहां पे पॉनर का स्टेटस देखा था। तो वहां पे हमने सेक्शन 172, 178, 178A और 179 चारों को साथ में देखा था, राइट? सो सबका राइट आंसर आ रहा है बी। तो मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा जो प्लेज की जाती है उसका क्या स्टेटस होता है? यहाँ पे मर्केंटाइल एजेंट यदि ओनर की परमिशन से किसी गुड्स को जो है बेल करता है, या गुड्स के डॉक्यूमेंट के टाइटल को बेल करता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनको बेलमेंट करता है उनका, तो फिर वो एक वैलिड बेलमेंट माना जाता है। बिल्कुल सही है संदीप जी, कोमल जी, रवि जी। सो बी इज द राइट आंसर। आई होप वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस। यस, वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस। तो आज की हमारी क्लास अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। 12 बजे हम इस सेशन को आज लेने वाले हैं। लिव इन रिलेशनशिप से काफी अच्छी चर्चा होने वाली है और वहां पे इंटरेक्शन होने वाला है। जैसे कि स्पेशल क्लास की खास बात क्या है कि वहां पे लाइव इंटरेक्शन होता है। आपका जो ओपिनियन है इस टॉपिक को लेके वो किस तरफ है, आपका रुझान क्या कहता है, मुझे इस बारे में जानने में बहुत ज्यादा उत्सुकता है। और कोई दुख दुविधा दिक्कत दर्द है तो बता दीजिए। देखिए, पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई दुख दुविधा है तो वो भी बता दीजिए, है ना, क्योंकि दुख और दुविधा लेके जीना अच्छी बात नहीं है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो। यस यस ऋतु जी, अनअकैडमी ऐप पे होगा, तो चाहे दुख दुविधा कोई लाइफ से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड हो, यू शुड डिस्कस। वी ऑल आर लिविंग इन अ टॉक्सिक वर्ल्ड जहाँ पे कंपटीशन आपको अपने चारों ओर बहुत ज़्यादा दिखेगा। ये रियलिटी है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट आज का जो लोगों का मेंटल स्टेट हो रहा है एक दूसरे के प्रति, जो कॉम्पिटिटिव भाव एक दूसरे के प्रति आ रहा है, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न, इफ़ यू वांट टू शेयर एनीथिंग यू कैन शेयर, क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, है ना। वो रहता भी है, वो बहता भी है, वो दरिया की तरह बहता है, वो पाता भी है, खोता भी है। भाई साहब, ये इंसान है, ये छुप छुप के रोता भी है। तो इंसान है तो रोएगा भी, एंड इट इज़ ओके टू क्राई। इट इज़ ओके कि आप जो हैं अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू लिव एंड द वर्ल्ड बिकम्स हैप्पी प्लेस टू लिव। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, हम लेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नेक्स्ट वीक हम डेफिनेटली लेंगे, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्या आपके स्टेट में पूरा एक्ट आ रहा है या सिर्फ आपका एक वो पर्टिकुलर चैप्टर आ रहा है, ये मुझे प्लीज मेंशन करके बताइएगा। ओके, तो अकॉर्डिंगली वी विल डील विद योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट, जो कि आपके राजस्थान जुडिशरी में आ रहा है, एमपी में भी आया था। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट करवा दो, ठीक है जतिन जी, करवा देंगे। ओके, सिर्फ चैप्टर 17 है। सविता जी प्लीज मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट ऑल्सो। लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट कराने की हमारी एक लिमिट है। ओके ओके, ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। इस सेशन को अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगर आपके स्टेट में ये पार्ट मेंशन नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1 करना है या कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 2 करना है, तो ध्यान रखिएगा, हमको पूरा के पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो वी विल डील। और बेलमेंट और प्लेज के जो भी अगर आपके ऑब्जेक्टिव सवाल भी आते हैं तो हमेशा उसको इस चार्ट फॉर्मेट में तो नहीं लेकिन पॉइंटर्स फॉर्मेट में आप जरूर लिखें। बाकी बेलमेंट और प्लेज में कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ जब भी प्लेज पढ़ेंगे उससे पहले जरूरी है कि आप बेलमेंट पढ़ें। बाकी अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 2 में हमारे पास एजेंसी बच जाता है और दूसरा बचता है हमारे पास गारंटी एंड इंडेमनिटी। गारंटी और इंडेमनिटी बनता है। ये जो आप स्टूडेंट्स चैप्टर 17 बोल रहे हैं, प्लीज अपने स्टेट जुडिशरी का पीछे नाम भी लिख दीजिए। एनीवेज आई एम एनालाइजिंग दी सिलेबस ऑल्सो, लेकिन हो सकता है कि आपके जो पास ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनमें सिर्फ आपका चैप्टर 17 आया और सिलेबस में उन्होंने पूरा एनआई एक्ट लिख दिया हो, तो फिर हमें पूरा एनआई एक्ट पढ़ने की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, है ना। हालांकि पढ़ लेंगे तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है, कुछ सीख के ही आएंगे, है ना, कुछ खोएंगे तो है नहीं हम, ठीक, ओके। लेकिन जब एग्जाम नजदीक हो तो जरूरी है कि आप स्मार्ट स्टडी करें, स्मार्ट प्लानिंग करें, जो पढ़ना है सिर्फ वही पढ़ के जाएं, एक्स्ट्रा कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, यस आरजीएस का तो पता है सविता जी, उसमें सिर्फ चैप्टर 17 आता है। चलिए, so we will wind up with today's session over here. We will meet tomorrow in another session with another new topic. Till then, thank you so much.